नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की हेडलाइन से। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए थे उपचुनाव, नतीजे आए। हिमाचल में कांग्रेस ने किया क्लीन स्वीप, मंडी सीट भी छीनी। अजित पवार और उनके परिजनों की 1000 करोड़ की संपत्तियां जब्त। नवाब मलिक के हमले जारी, कहा वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ की उगाही हुई। और देओल को नहीं हटाएगी सरकार, चन्नी का सिद्धू को सीधा जवाब। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सब बोल रहे थे कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इनके नतीजे में क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं क्या होगा, कांग्रेस का। अब आपको बता दें कि 3 लोकसभा सीटें थी और 29 विधानसभा सीटें थी। 13 राज्यों में ये उपचुनाव होना था और आज इसके नतीजे सामने आए हैं। अब जो ट्रेंड्स अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक 29 सीटों में अभी तक बीजेपी को 12 जगह जीत मिली है, कांग्रेस को 9, टीएमसी यानी कि तृणमूल को 4 और अन्य पार्टियों को 4। लेकिन जो ये फिगर है, फिगर में शायद असली कहानी नहीं है। असली कहानी ये है कि हिमाचल प्रदेश, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं, वहां पर बीजेपी का सफाया हो गया है। इसके साथ साथ बीजेपी ने जीत कहां हासिल की है? बीजेपी ने जीत हासिल की है मध्य प्रदेश में और असम में। असम में हाल में चुनाव हुए थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो हनीमून पीरियड था और जाहिर सी बात है कि वहां के लोग बीजेपी को ही वोट डालेंगे। राजस्थान में, जो कि वहां की जो धैर्यवाद सीट है, वो जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट हार गया है। और इस तरह से कांग्रेस ने जो 2 सीटें थी जहां पर राजस्थान में उपचुनाव होना था, तो कांग्रेस को वहां पर भी जीत मिली है। यानी कि कांग्रेस राजस्थान में जीती। कांग्रेस ने एक तरीके से जितनी जगह वहां पर हिमाचल में चुनाव हुआ था, एक तरीके से बीजेपी का वहां पर सफाया हो गया है। सारी सीटों पर कांग्रेस आ गई है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और यहां पर बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये एक उपचुनाव संकेत है कि हिमाचल के लोग शायद बीजेपी से अब नाराज नजर आ रहे हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस को भारी जीत मिली है, 4 की 4 सीटों पर तृणमूल का कब्जा है। उधर एलनाबाद, जो कि हरियाणा की एक सीट थी, वहां पर बीजेपी के जो घटक दल हैं, जननायक जनता पार्टी, उसका कैंडिडेट था, वो हार गया है और आईएनएलडी के अभय चौटाला की जीत दर्ज हुई है। यानी कि जो किसान आंदोलन का असर था वो हरियाणा में देखने को मिला है। उधर कर्नाटका में अगर हम बात करें तो बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट, और तेलंगाना में बीजेपी को जीत दर्ज हुई है। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है और असम है, इन दोनों राज्यों में तो बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन हिमाचल बहुत बड़ा एक सरप्राइज फैक्टर बनकर निकला है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि देखिए बीजेपी को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। बीजेपी को क्या इस बात के लिए अब सोचना पड़ेगा कि जो उसकी रणनीति है, जो वो मुद्दे हैं और जिस आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, क्या ये बीजेपी के लिए एक गहन मंथन का समय है? क्योंकि आने वाले राज्यों में चुनाव है और इस उपचुनाव की गूंज क्या आने वाले राज्यों के चुनाव पर पड़ेगी? कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। अगर उपचुनाव के रिजल्ट्स को आप देखें तो बीजेपी सिर्फ एमपी और असम में ही नजर आ रही है। तो क्या बीजेपी एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई है? तो ये तो खैर थोड़ा हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, लेकिन बीजेपी के लिए यहां पर संकेत और संदेश काफी हैं। जिस तरीके से हिमाचल में बीजेपी का तख्ता उलट हुआ है और राजस्थान में भी बीजेपी अपनी जीत नहीं दर्ज करा पाई है। राजस्थान का जो संकेत है वो बड़ा संकेत कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस को एक जीवनदायिनी जीत मिली है हिमाचल में, राजस्थान में 2 एक और संदेश है कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो एक इंटरनल फ्यूड चल रही थी, अंदरूनी गहमा गहमी चल रही थी, तो एक बार फिर से इस बात का संकेत बिल्कुल साफ है कि अशोक गहलोत के हाथ में ही कमान है और उपचुनाव में जो ये जीत दर्ज हुई है, इससे सरकार को अस्थिर कोई नहीं कर सकता। इसका संकेत यह है कि आज भी अशोक गहलोत के हाथ में सारा कंट्रोल है। तो ये सारे जो एक बड़ी तस्वीर है वो सामने आई है। उधर अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो मिजोरम में जो सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट है
उसकी जीत भी दर्ज हुई है और जो एक ओवरऑल पिक्चर नॉर्थ ईस्ट की है वहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है। तो अगर 29 विधानसभा सीटें हैं तो मैंने आपको ये फिगर पहले ही बताया कि 12 सीटें हैं, कांग्रेस को 9, टीएमसी 4 और अन्य को 4। तो बीजेपी अपना डंका बजाएगी जीत का कि देखिए हमने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली और जीत तो बीजेपी की ही है। लेकिन बीजेपी हताश होगी अपनी हिमाचल के परफॉर्मेंस से। राजस्थान बीजेपी के लिए हताश होने का सब्जेक्ट है, लेकिन मीडिया क्या इसके बारे में बात करेगा? बीजेपी अपनी इस जीत का प्रोपेगेंडा किस तरीके से स्प्रेड करता है, लेकिन जो ये गूंज है ये इसकी आने वाली चुनाव में इसका नैरेटिव कैसे बनाएंगे सारी पार्टीज, वो इसका भी संकेत है। हालांकि उपचुनाव का जो नतीजा होता है उसका असर बहुत ज्यादा आने वाले राज्यों के जो चुनाव है उसमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी सारे राज्य के चुनाव अभी 4 महीने दूर हैं और ये उपचुनाव जो ज्यादातर जो एक जनता होती है वो सत्तारूढ़ दल के ही पक्ष में वोट डालती है और उसी को वोट करती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हिमाचल बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है, राजस्थान भी बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि वहां पर लगातार वसुंधरा राजे फैक्टर काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा अपनी ही पार्टी के खिलाफ कर रही हैं चीजें, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बीजेपी ला रही है और उनसे चुनाव लड़वा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ बीजेपी के राजस्थान में यानी कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये जो एक बड़ी तस्वीर है वो आज सामने साफ हुई है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक प्राण वायु वाला दिन है, उनको एक रिलीफ का दिन है कि इतने सारे मुद्दों के बीच जो ये उपचुनाव लड़ा गया, तमाम मुद्दे थे, किसान आंदोलन, पेगासस, महंगाई, ऐसा लग रहा है कि सारे लोगों ने इन्हीं मुद्दों को देखते हुए हिमाचल में खासकर इसी पर वोट डाला है। तो उपचुनाव एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा संकेत, बड़ा संदेश लेकर आया है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी हमारी उपचुनाव के नतीजे से ही जुड़ी हुई है, लेकिन मैं बात करूंगी हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट की। मंडी वो सीट है जहां पर जयराम ठाकुर का वो होम टर्फ माना जाता है और यहां से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशवंत सिंह, जो कि कारगिल वॉर हीरो हैं, और उनकी लड़ाई थी बनाम प्रतिभा सिंह से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी थी। और अगर वोटों की गिनती में देखें तो प्रतिभा सिंह को 3,65,650 वोट मिले। उधर खुशहाल सिंह को, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर कारगिल वॉर हीरो हैं, उनको 3,56,884 वोट मिले। यानी कि जो सिंपैथी फैक्टर था प्रतिभा सिंह के साथ वो काम आया और लोग आज भी वीरभद्र सिंह को हिमाचल का एक बड़ा नेता मानते हैं। यानी कि बीजेपी की रणनीति एक बार फिर से गलत वहां साबित हुई। जिस तरीके से कारगिल वॉर हीरो को आगे रखकर और तमाम बड़े नेता जो अनुराग ठाकुर जैसे लोग थे वो वहां पर गए, उन्होंने कहा कि जो मंडी इलाका है वहां पर मजबूत नेता की जरूरत है, मजबूर नहीं। तो आई थिंक ये चीज थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ गई, क्योंकि आज भी वहां पर वीरभद्र को एक बड़ा नेता माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से सिंपैथी फैक्टर अगर प्रतिभा सिंह के फेवर में काम आया है, तो यहां पर लोग सवाल अब जयराम ठाकुर के नेतृत्व पर उठा रहे हैं। जयराम ठाकुर को यह कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी होम टर्फ नहीं बचा पाए तो फिर वो हिमाचल का कौन सा इलाका बचा पाएंगे। आज जब रिपोर्टर्स ने जयराम ठाकुर से ये सवाल किए कि बीजेपी की हार का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई की वजह से हारी है। और उधर बीजेपी इस बात को मानती ही नहीं है कि महंगाई कोई मुद्दा है। महंगाई डायन जब वो विपक्ष में थी तब तो बात करती थी, लेकिन बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर वो मुद्दा होता तो शायद टैक्सेस को कम करने की कोशिश भी बीजेपी करती। जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं तमाम चीजों पर, तो उसको बीजेपी ने कम नहीं किया है। लेकिन जयराम ठाकुर का इस बात को एडमिट करना कि बीजेपी महंगाई की वजह से हारी है, वो अपने आप में एक बड़ा कैंडिड एडमिशन है। अब जयराम ठाकुर को क्या इस स्टेटमेंट के लिए कोई सजा भुगतनी पड़ेगी? क्या हिमाचल के मुख्यमंत्री को भी बदला जाएगा? हाल में वो आए भी थे दिल्ली। जिस तरीके से अपने मुख्यमंत्रियों को बीजेपी बदल रही है, तो ये देखना होगा कि जयराम ठाकुर अब अपनी कुर्सी कितने दिन बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है इस उपचुनाव के नतीजे से कि हिमाचल में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अब बीजेपी अपनी रणनीति कैसे बदलती है, अपना दांव कैसे बदलती है, ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की, जहां पर अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि
अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और उनके अजीत पवार और उनके जो परिजन हैं उनकी करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को आयकर विभाग ने आज जब्त कर लिया। अब इस संपत्ति में क्या क्या चीजें थी? मुख्य एक शुगर फैक्ट्री थी, एक रिसोर्ट है, एक नैरिमन टावर पर बना एक निर्मल टावर है, वो ये सारे जो प्रॉपर्टीज थी ये इसमें शामिल थी जिनको जब्त किया गया। और आयकर विभाग का ये आरोप है कि ये जो सारी संपत्ति थी ये अवैध रूप से खरीदी गई थी और बेनामी संपत्तियों का जो ये फायदा था वो पवार और पवार के परिजनों को मिला। अब आपको ध्यान दिला दें कि पिछले महीने ही इनकम टैक्स ने छापे मारे थे अजीत पवार के बहनों के घर पर, और तब अजीत पवार ने कहा, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि अजीत पवार के परिजनों से 1050 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की खबर आ रही है। और उस समय क्या हुआ था, जो 25 रेजिडेंशियल घर हैं, 25 दफ्तर हैं, उन पर छापेमारी हुई थी। और इस तरीके से जो रेड का सिलसिला है वो चल रहा है। शरद पवार ने भी कहा कि जिस तरीके से रेड्स डाले जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बहुत दुर्भावना से केंद्र सरकार ये काम कर रही है और बेजा इस्तेमाल कर रही है आयकर विभाग का। तो ये सारी बातें कही गई थी। हालांकि अजीत पवार ने और पवार परिवार ने ये कहा है कि ये जो सारे संस्थान थे वो नियमित रूप से टैक्स दे रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, और आपको ये भी बता दें, याद दिला दें कि ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी 65 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त की थी जुलाई के महीने में। और ये जो पूरा मामला था ये महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक के मामले में था, और 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें एफआईआर भी दर्ज कराने के आदेश दिए थे, जिसमें कि तमाम अजीत पवार और उनके साथ के कई लोग थे। तो ये पूरा जो मामला है ये काफी दिनों से चल रहा है, और आज अचानक से आयकर विभाग जिस तरीके से प्रॉपर्टीज को जब्त कर रहा है तो वो आज पूछने पर लोगों को मजबूर कर देता है कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इन प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया। क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है? क्या ये विपक्षी पार्टीज को तंग करने की कोशिश है, या फिर ये जो सारा कुछ प्रकरण एनसीबी का चल रहा है, पहले सुशांत सिंह का मामला आया, उसके बाद अब ये जो पूरा मामला एनसीबी का है, उसके पहले भी कई केसेस सामने आए हैं। तो क्या ये जो पूरी पहल है एक तरीके से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है? और ये जो पूरा प्रकरण है क्या ये एनसीबी से भी जुड़ा हुआ है? जिस तरीके से समीर वानखेड़ आगे बढ़कर और उन्होंने इन तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के पीछे पड़े हैं, और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार बार बार और खासकर नवाब मलिक इस बात को कह रहे हैं कि देखिए इस पूरे प्रकरण से ये साबित होता है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। समीर वानखेड़ केंद्र सरकार के निर्देशन पर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ना कोई क्रोनोलॉजी जरूर नजर आती है। लेकिन अब जो मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये तो दिवाली के पहले का धमाका था, लेकिन कल ही देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था? देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो एक बड़ा बम धमाका करेंगे दिवाली के बाद। तो ये तो जो एक ट्रेलर था दिवाली के पहले का, जहां पर 1000 करोड़ की संपत्ति अजीत पवार की जब्त कर ली गई है। अब दिवाली के बाद कौन सा बम धमाका होगा ये देखना होगा। क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार बच पाएगी ये देखना होगा। कितने दिन अपना वो किला बचा सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की लगातार ये कोशिश है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन जाए, और इसके लिए एक नहीं कई प्यादों को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें से एनसीबी एक है, ईडी एक है, आयकर विभाग एक है। ये सारी वो एजेंसीज हैं जो कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को कमजोर करने में लगी हुई हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। तो ये सारे सवालों के बीच इस तरीके का प्रकरण चल रहा है, तो सवाल तो मन में आएंगे ही। अब सच्चाई क्या है? आज अनिल देशमुख जो कि पूर्व गृह मंत्री थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो सारी चीजें एक क्रम में चल रही हैं, और अमित शाह की अगर भाषा में कहें तो क्रोनोलॉजी थोड़ा सा समझिएगा और उस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर नवाब मलिक के खुलासों से ही जुड़ी हुई है। रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये कहा कि समीर वानखेड़ ने 1000 करोड़ रुपए की वसूली की है, और देवेंद्र फडणवीस उनके बहुत करीबी हैं। और उन्होंने कहा कि जब समीर वानखेड़े ने एनसीबी ज्वाइन की थी तो उन्होंने एक अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई, और उस प्राइवेट आर्मी में केपी गोस्वामी, मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा जैसे तमाम लोग थे, और उन्हीं के जरिए करोड़ों का कारोबार होता था इसी प्राइवेट आर्मी द्वारा। और साथ में उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एनसीबी के किसी भी एक सामान्य अफसर की अगर हम बात करें तो वो 500 से 1000 रुपए की कमीज से ज्यादा नहीं पहनता, लेकिन समीर वानखेड़ 70,000 रुपए की शर्ट पहनते हैं, जूते की उनकी कॉस्ट 2.5 लाख रुपए है, और घड़ी वो 25 से 30 से 50 लाख की घड़ी पहनते हैं।
उन्होंने कहा कि सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से 14 महीने बाद भी जब दीपिका पादुकोणे, सारा अली, श्रद्धा कपूर, इन तमाम लोगों को बुलाकर जांच पड़ताल की गई थी, वो केस आज भी बंद क्यों नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा इस पूरे मामले में मालदीव्स में ही उगाही की गई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अनिल देशमुख को फंसाया गया है। तो इन तमाम आरोपों के बीच आज एक बार फिर से नवाब मलिक ने खुलासा किया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि दिवाली के बाद देवेंद्र फडणवीस किस तरीके का खुलासा नवाब मलिक के लिए कहते हैं कि प्रति करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस हैं और उनका जो दामाद है वो ड्रग पेडलिंग में उनको ड्रग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो अब क्या खुलासा देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक के खिलाफ करेंगे ये देखना होगा। लेकिन ये जो पूरी कोशिश है तो इससे एनसीबी की विश्वसनीयता अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा है कि एनसीबी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को गिराएगा, बचाएगा? क्या नवाब मलिक का पोर्टफोलियो बच पाएगा? नवाब मलिक को क्या हटाया जाएगा? ये तमाम सवाल इस समय खड़े हुए हैं सामने। लेकिन सबकी निगाहें टिकी होंगी कौन सा बम फटेगा दिवाली के बाद नवाब मलिक के ऊपर। नवाब मलिक क्या बच पाएंगे? नवाब मलिक क्या सर्वाइव कर पाएंगे? ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आर्यन खान को जमानत मिल गई है, लेकिन केस चलता रहेगा और एनसीबी इस पूरे केस को अब आगे कैसे बढ़ाता है। समीर वानखेड़ का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो विजिलेंस की है वो चल रही है। समीर वानखेड़ बच पाएंगे या फिर उनकी नौकरी जाएगी और वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है। तो देखना यह होगा कि अब कौन सा खुलासा देवेंद्र फडणवीस करेंगे नवाब मलिक के खिलाफ। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू यानी कि नवजोत सिद्धू के जो तेवर हैं वो लगातार तीखे हो रहे हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो बोल रहे हैं, वो भी पब्लिक मंच पर। और सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ भी वो बोल रहे हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने ये फैसला किया था कि राज्य में जो किसान हैं उनके लिए बिजली को सस्ता कर दिया जाएगा। जो लोग बिजली की बिल नहीं पे कर पा रहे हैं उनको बिजली सस्ते में मिलेगी और सरकार इस पर काफी वाहवाही लूट रही थी। लेकिन सिद्धू ने उस पर पानी फेर दिया। वो एक कार्यक्रम में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार खोखले वायदे कर रही है जिसमें कि न तथ्य है न सच्चाई है, और अगर सत्ता में बैठे लोग पार्टी को गुमराह कर रहे हैं तो फिर कोई भी पार्टी के साथ नहीं आएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ मुफ्त कैसे हो सकता है जब केवल 2 महीने की सरकार बची हुई है। और उन्होंने साथ में ये भी सवाल किया लोगों से कि क्या लोग उपहार बांटने वालों को वोट देंगे या फिर पंजाब के दलदल से निकालने वालों को वोट डालेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि जो असली लड़ाई है यहाँ पर वो सिद्धू की नाराजगी बहुत सारी चीजों को लेकर है। पहले बात तो ये कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब जो ताजा मामला सामने आया है, सिद्धू नाराज हैं कि किस तरीके से एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट किया गया था अमरप्रीत सिंह देओल का। वो चाहते थे कि अमरप्रीत सिंह को की छुट्टी कर दी जाए और उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया जाए। लेकिन जब ये पूरा जो नवजोत सिद्धू का वीडियो जब वायरल हुआ, जिस तरीके से वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, चन्नी के खिलाफ उन्होंने बोला, और जब ये वीडियो सिद्धू के पास पहुंचा, चरणजीत सिंह चन्नी के पास पहुंचा, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने अमरप्रीत देओल का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। यानी कि सिद्धू को मुंह तोड़ जवाब चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया है और कहा है कि अब बहुत हो चुका और अब सिद्धू के तेवर को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है, एक रिपोर्ट सौंपी है कि किस तरीके से वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि चरणजीत सिंह चन्नी अब का जो पूरा जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में है और अब वो सिद्धू के तेवरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिद्धू ने भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हद कर दी है, क्योंकि अगर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ, जहां पर उन्हें ये पता है कि पार्टी को चुनाव लड़ना है 2 महीने बाद, और उसी पार्टी के खिलाफ वो जाकर पब्लिक मंच पर बोल रहे हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि सिद्धू कौन सा गेम खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं। इससे कांग्रेस को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा, बल्कि विपक्षी दलों को इसका फायदा ज्यादा पहुंचेगा। लेकिन क्या चन्नी और सिद्धू एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे या फिर पंजाब में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, घोषणाओं के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं और दिन रात वो फाइलों में लगे रहते हैं कि किस तरीके से राज्य का फटाफट काम किया जाए। लेकिन सिद्धू सारी चीजों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं।
क्या कर रहा है आला कमान? सिद्धू के तेवरों को आला कमान क्यों बर्दाश्त कर रहा है? अब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी है चन्नी जी ने, अब देखना यह होगा कि उस रिपोर्ट पर क्या संज्ञान लेता है आला कमान। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सिद्धू ने कांग्रेस की मुश्किलें पंजाब में बढ़ा दी है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।